Hello everyone, welcome to my channel. I'm Vaibhav Singhania and you're watching Ashraj Academy. आज हम लोग बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स क्या है? मैं मैथमेटिक्स का उतना ही पोर्शन यहाँ पे कवर करूंगा जो आप लोगों के लिए फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट है। मतलब फिजिक्स में आप लोगों को इन मैथमेटिक्स टूल की जो भी यहाँ पे जब हम लोग टूल्स के बारे में बात करेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये जो आज का टॉपिक है ये 11th क्लास का टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है। ठीक है, वेक्टर से भी पहले अब मैं चाहूंगा कि आप लोग ये वाला टॉपिक्स पढ़ें। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होगी फिजिक्स में, राइट, आगे आप 11th क्लास में बहुत सारे मैकेनिक्स के चैप्टर करेंगे, आप लोग जो है वेव्स के चैप्टर करेंगे। इन चैप्टर्स में जितने भी मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत होगी वो सबसे पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि फिजिक्स में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। राइट, और फिजिक्स इज नथिंग बट, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, फिजिक्स एक ऑब्जर्वेशनल साइंस है। कहने का मतलब क्या है, आप जो संसार में जो भी चीजें हो रही है ना उसको ऑब्जर्व करते हो। क्या करते हो? ऑब्जर्व। और फिर उस चीज को आप कोरिलेट करने की कोशिश करते हो बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यही दोनों चीज को अगर मैं मिला दूं, ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिक्स को, तो ये मिलके बन जाता है फिजिक्स। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को मैथमेटिकल टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि आप 11th क्लास में जब आप मैथ्स में ये सब सारी चीजें पढ़ लेंगे, लेकिन सिंस आप फिजिक्स जो है वो स्टार्टिंग से चालू कर रहे हैं, तो उनसे पहले इन मैथमेटिकल टूल्स की आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है क्या? और इस मैथमेटिकल टूल को हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। प्लस आप लोग अगर ऐसा सोचेंगे इनको पढ़ने के लिए आपको प्रीवियसली कुछ जानने की जरूरत है, नहीं जानने की जरूरत है। अगर आप 10th क्लास पास कर गए हैं किसी भी परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप 10th क्लास क्वालिफाई कर गए हैं देन दिस थिंग इज सफिशिएंट। इससे पहले कि आप लोगों को कोई भी नॉलेज नहीं चाहिए, इसको पढ़ने के लिए जो भी नॉलेज है आपके पास वो सफिशिएंट। ठीक है क्या? तो इन मैथमेटिक्स टूल को चालू करने से पहले मैं आप लोगों को अशराज एकेडमी के बारे में बताना चाहता हूँ। अशराज एकेडमी मेरा एक इनिशिएटिव है, ताकि जो बच्चे खुद से तैयारी कर रहे होते हैं जेई मेन, जेई एडवांस, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, वो सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप लोग नॉलेज गेन कर पाए, और जो भी कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है दैट इज सफिशिएंट टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। राइट, कंसेप्ट वाइज जो मेरी कंसेप्चुअल वीडियो सीरीज चल रही है वो सफिशिएंट है आप लोगों को एग्जामिनेशन क्लियर करने में। ठीक है, प्लस इन कंसेप्ट्स के साथ साथ आप लोगों को प्रॉब्लम सीरीज भी मेरी देखनी पड़ेगी, ताकि आप लोग प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाए। राइट, तो प्रॉब्लम सीरीज में मैंने आप लोग को बताया, प्रॉब्लम सीरीज लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी में डिवाइडेड होगी। तो जो भी बच्चे एक बेसिक तैयारी करना चाहते हैं वो लेवल ए की सीरीज देख सकते हैं, जो भी बच्चे एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं वो लेवल बी की सीरीज देख सकते हैं, जो भी बच्चे थोड़ा और एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं, जेई एडवांस से भी एक लेवल हायर जाना चाहते हैं और डीप में पढ़ना चाहते हैं, वो लेवल सी की तैयारी कर सकते हैं। राइट, तो इस तरह से मेरी प्रॉब्लम सीरीज होगी। कंसेप्ट तो देखिए, कंसेप्ट चाहे आप सीबीएसई का पेपर दें, चाहे आप जेई मेन का पेपर दें, चाहे आप ओलंपियाड्स का पेपर दें, या फिर जेई एडवांस का पेपर दें, कंसेप्ट हर इंसान का मजबूत होना चाहिए। बस इन एग्जामिनेशंस में जो बच्चे फर्क पैदा कर पाते हैं ना, वो फर्क वही पैदा कर पाते हैं जो प्रैक्टिस खूब करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उस हिसाब से करते हैं। जो एडवांस लेवल के बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस एडवांस लेवल के हिसाब से करते हैं, जो मेंस लेवल के बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेंस लेवल के हिसाब से करते हैं, और जो सीबीएसई लेवल के बच्चे होते हैं वो मेंस क्वेश्चन की प्रैक्टिस सिर्फ सीबीएसई के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। राइट, तो ये जो आपका सेग्रीगेशन है क्वेश्चंस में आता है, कंसेप्ट्स में नहीं आता। तो हर बच्चों के लिए जो कंसेप्ट है वो सारा सीखना जरूरी है। राइट, तो हम लोग आज का चैप्टर चालू करते हैं, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग एक फंक्शंस की बेसिक नॉलेज लेंगे कि फंक्शंस क्या होता है, क्योंकि आगे हम लोग जब पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिक्स में, तो फंक्शंस का यूज आने वाला है बहुत सारे। जैसे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवन होगा कि इस टाइम पे वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो सकता है कि इस टाइम पे एक्सेलरेशन इतना है इस पार्टिकल का। तो फंक्शंस की एक बेसिक नॉलेज आप सभी लोगों को जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस की कुछ कंसेप्ट्स के बारे में। ठीक है, और उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है,
एक लाइन का स्लोप क्या होता है, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेंगे हम लोग, राइट। बहुत ज्यादा डीप में आप ये सब मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। हम लोगों को तो एक बेसिक ओवरव्यू चाहिए ताकि हम लोग अपनी फिजिक्स की चीजों को विजुअलाइज कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टैंजेंट टू एनी कर्व, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी कर्व पे टैंजेंट की क्या मतलब होता है, ठीक है। कोई भी एक कर्व बना दिया, इसमें बोलते हैं हम लोग यूज करते हैं कि ये पॉइंट पे टैंजेंट है, इसका मतलब क्या होता है, कि टैंजेंट का मतलब इस पॉइंट पे क्या होता है, इस बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। फिर दो वेरी इंपॉर्टेंट टूल जिसमें फिजिक्स, पूरा फिजिक्स समाया हुआ है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है। ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेशंस भी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। जो 6 टॉपिक्स है, इसको कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको 4 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज का जो लेक्चर होगा उसमें फंक्शंस और स्ट्रेट लाइन को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग ये 2 पॉइंट को कवर करेंगे, थर्ड और फोर्थ को। इंटीग्रेशन पूरा एक लेक्चर लेगा और अप्रोक्सीमेशंस भी पूरा एक लेक्चर लेगा। तो टोटल मैं एक अंदाजा से बोल रहा हूँ 4 लेक्चर लगेंगे, हो सकता है 5 लेक्चर लग जाए या फिर हो सकता है 3 लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, एक मैं जो शुरू में एवरेज बना के चल रहा हूँ कि 4 लेक्चर में आप लोगों की जो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स है वो कंप्लीट कर दूं, राइट। तो आज का लेक्चर चालू करते हैं फंक्शन से। फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे, पेन और कॉपी लेके बैठेंगे मेरे लेक्चर्स में, एंड दैट इज फंक्शंस। देखिए, फंक्शंस को समझने से पहले आप ये बात समझिए कि फंक्शंस जो है वो रिप्रेजेंट होता है इस तरह से, इस तरह से फंक्शंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये एफ दिखाता है फंक्शन को, ठीक है। और ये एक्स का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है ये सब चीजें मैं बताऊंगा, आप ये सब लिखते जाइए। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये है कि ये जो एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जो चीज वेरी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू अचीव कर सकती है। तो ये जो फंक्शन है ये एक्स पे डिपेंड करता है, मतलब ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो एक्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। एक्स की अलग अलग वैल्यूज के लिए इस फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। बहुत जगह ऐसे भी समझाया जाता है, फंक्शंस को आप एक मशीन की तरह समझिए, ठीक है। सपोज कोई एक मशीन है जिसमें आप कुछ इनपुट देते हैं तो वो कुछ आउटपुट देती है, ठीक है। इस मशीन को आप फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। यहां से आपने कुछ इनपुट दिया, इनपुट क्या है, एक्स। ये जो एक्स पे ये डिपेंड कर रहा है ना, वो है इनपुट। ये सब चीज को हम लोग समझेंगे, देखते हैं। और ये फिर कुछ आउटपुट देती है, आउटपुट क्या होगी, जो फंक्शंस की वैल्यू अचीव होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूं कि फंक्शन को मैंने बोल दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फंक्शंस को मैंने कैसे डिफाइन किया, एक एफ एक्स फंक्शन है जो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखिए एफ ऑफ 1, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 डाला तो इसकी वैल्यू अचीव होती है 1 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2। एफ ऑफ 2, एक्स की वैल्यू जब मैं 2 डालता हूं तो ये अचीव होती है 2 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 5। एफ की वैल्यू जब मैं 3 डालता हूं तो ये अचीव होती है 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। अब आप देखिए ये सारी जो वैल्यू है 2 5 10, ये किसकी वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है, मतलब ये आप लोगों को आउटपुट है। ये सारी वैल्यू आउटपुट दे रही है। फॉर इनपुट x इज इक्वल्स टू 1 के लिए आउटपुट कितना मिला आपको 2। x इज इक्वल्स टू 2 आप इनपुट देते हैं तो आपको आउटपुट कितना मिलता है, अरे कितना मिल गया 5। x इज इक्वल्स टू आप 3 इनपुट देते हैं इस फंक्शन में तो आउटपुट कितना मिल रहा है आपको 10। तो ये सारी वैल्यूज फंक्शंस की अचीव्ड वैल्यू, राइट। तो फंक्शन इज सेड टू बी अ मशीन। आप इसको एक मशीन की तरह समझ सकते हैं जिसमें हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं तो हमें कुछ आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने फंक्शन की समझी। और एक बात और ये समझने की है कि फंक्शन जो है वो हमेशा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के टर्म्स में डिफाइन होता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 भी हो सकते हैं, इट कैन बी मोर देन 1, ठीक है। और फंक्शंस किस पे डिपेंड करता है, फंक्शंस जो है कंप्लीट जो क्वांटिटी होती है वो होती है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वैल्यू मैं बोल रहा हूँ मोर देन 1 हो सकती है, और दूसरा इसमें कांस्टेंट्स भी होते हैं। कांस्टेंट जैसे ये जो फंक्शन मैंने लिया है इसमें कांस्टेंट क्या है 1,
अरे 1 कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं कर रहा, ठीक है। x की वैल्यू जब आप चेंज करते हैं तो 1 थोड़ी वेरी कर रहा है, तो कांस्टेंट है। देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो फंक्शंस आर मेड अप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। फंक्शंस इज अ काइंड ऑफ मशीन जिसमें आप कुछ इनपुट देते हैं, देन यू विल गेट एन आउटपुट, ठीक है। तो फंक्शन, बहुत सारे एग्जांपल आप फंक्शन के समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं फंक्शन को। देखिए मैं सपोज बोलता हूं एक एग्जांपल में, अ पार्टिकल्स वेलोसिटी, एक पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो वेरी करती है। अ पार्टिकल्स वेलोसिटी v इज वेरिंग, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ t, ठीक है। पार्टिकल की वेलोसिटी v जो है वो t के फंक्शन में वेरी कर रही है, और वो मैं बोलता हूं t+1, ठीक है। तो ये देखिए वेलोसिटी एक फंक्शन ऑफ टाइम हो गया क्या? अरे एक पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है, मतलब टाइम का एक फंक्शन है, टाइम का एक फंक्शन, मतलब उस पार्टिकल के पास t इज इक्वल टू 0 पे क्या वेलोसिटी होगी? 0+1, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। इसी पार्टिकल के पास t इज इक्वल टू 1 में, मतलब एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो गई होगी उसके पास? अरे t की वैल्यू 1 डालेंगे ना आप, अरे डाल दीजिए, t की वैल्यू आप यहां से 1+1, 2 मीटर पर सेकेंड होगी। वेलोसिटी उसके पास 2 सेकेंड में थी, 2+1 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप लोगों को फंक्शन की नॉलेज हो रही है कि वेलोसिटी अगर टाइम पे डिपेंड कर रही है, देन वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि फंक्शन जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से और कांस्टेंट से मिलके बना हुआ होता है। एक फंक्शन में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते, राइट। और हम लोगों ने पढ़ा कि फंक्शंस जो है एक मशीन की तरह बिहेव करता है, जिसमें हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं, देन वी आर गेटिंग एन आउटपुट। जैसे हम लोगों ने यहां से देखा कि इस fx में मैंने x² + 1 एक fx डिफाइन किया, जिसमें x क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करता, कुछ भी वैल्यू ले सकता है वो, संसार की कुछ भी वैल्यू ले सकता है। इसमें आप x की कुछ भी वैल्यू डालिए, ठीक है, आपको एक fx की वैल्यू मिलेगी, एक fx की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू 1.1 डाल दीजिए, 2.1 डाल दीजिए, 1.1111 डाल दीजिए, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ fx, यू विल गेट एन आउटपुट, ठीक है। तो एक एग्जांपल करते हैं फंक्शन का, समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी वेलोसिटी का एग्जांपल देखा। सपोज a function is defined as fx is equals to x square plus 3x plus 2। इस तरह से एक फंक्शन डिफाइन है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अब मैं यहां पे पहला पार्ट देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक फंक्शन की आप वैल्यू निकालिए एट x इज इक्वल्स टू 1, एट x इज इक्वल्स टू 2, एट x इज इक्वल्स टू 3। इस फंक्शन की आपको वैल्यू निकालनी है इन 3 पॉइंट्स पे, ठीक है। फाइंड x की वैल्यू निकालनी है। इस केस में, ऊपर के केस में आपको x की वैल्यू गिवन थी और fx की वैल्यू निकालनी थी, फंक्शन कितना अचीव हो रहा है ये निकालना था। अब आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन fx इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां पे उल्टा बोल दिया है, यहां पे बोल रहा है बताओ किस वैल्यू के लिए इस fx की वैल्यू 0 है। तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको फंक्शन की थोड़ी फील आएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका, फर्स्ट का। x की वैल्यू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या अचीव होगी? देखिए fx जो है वो आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूं तो x की जगह यहाँ पे 1 लिख दूंगा, f(1) मतलब फंक्शन की वैल्यू फॉर x इज इक्वल्स टू 1, 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 6। तो फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1 के लिए 6 आई। f(2) 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगा 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12, ये 12 आ गई x की वैल्यू, fx की वैल्यू, ठीक है। तो फंक्शंस की वैल्यू देखिए क्या क्या अचीव हो रही है। x इज इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 6 अचीव हुई, x इज इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू ये अचीव हुई। अगर x इज इक्वल्स टू 3 पे मैं f(3) बोलूंगा, f(3) का मतलब पहले ही बताया, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 3, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है।
इस फंक्शन में आप लोगों को पता है x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और 2 क्या है, कांस्टेंट, 3 क्या है, कांस्टेंट। तो फंक्शंस आर मेड अप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे मैं देखता हूं ये 9 हो गया क्या, 9 + 2 11, 11 और 9 20। ठीक है, तो ये देखिए फंक्शंस की वैल्यू आपके पास अचीव हो गई अलग अलग वैल्यूज ऑफ x के लिए। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। देखिए इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन की वैल्यू अचीव हो रही है ना, x इज इक्वल्स टू 1 के लिए fx की वैल्यू 6 है, x इज इक्वल्स टू 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू 12 है, x इज इक्वल्स टू 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू 20 है। तो हम लोग ने बचपन में ग्राफ पढ़ा है, ग्राफ 2 वेरिएबल के लिए बनाते थे क्या हम लोग, जो ग्राफ बनाते थे हम लोग इस टाइप से 2 वेरिएबल के लिए हम लोगों ने ग्राफ बना लिया। ठीक है, किसी भी वेरिएबल के लिए। अब मैंने बोला, देखिए मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि इस y एक्सिस को मैं फंक्शन की वैल्यू दे देता हूं। y एक्सिस पे जो भी फंक्शन की वैल्यू आ रही है उसको मैं प्लॉट करूंगा, और x एक्सिस पे ये जो मैं x की वैल्यू डाल रहा हूं ना वो प्लॉट करूंगा, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं x एक्सिस पे प्लॉट करूंगा। ठीक है, और y एक्सिस पे मैं फंक्शन की वैल्यू प्लॉट करूंगा। तो देखते हैं x इज इक्वल्स टू 1 के लिए, x इज इक्वल्स टू 1 के लिए मेरे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो मैं यहां पे ऐसे 6 दिखा देता हूं। ये x इज इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। x इज इक्वल्स टू 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू 12 आ गई क्या, जस्ट डबल हो गई क्या x इज इक्वल्स टू 2 पे। तो x इज इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू मेरे पास डबल हो गई 12। ठीक है क्या, अरे ये समझ में आ रहा नहीं कैसे कोऑर्डिनेट हम लोगों ने दिखा दिया, क्योंकि मैं y कोऑर्डिनेट पे फंक्शन ले रहा हूं और x कोऑर्डिनेट पे आपका जो एब्सीसा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहा हूं। x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई, बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। ये फंक्शन की वैल्यू अचीव कर गई x इज इक्वल टू 3 पे, ये x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू 20 चले गए। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मैं इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं। देखिए x इज इक्वल टू 0 पे भी निकाल सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां पे 0 रख दीजिए। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां पे अगर आप 0 रखते हैं, x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी अचीव हुई, 2 अचीव हुई। तो बस मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, ये इसका बन गया ग्राफ। देखो ग्राफ का मतलब क्या होता है हम लोग समझते हैं, ग्राफ का मतलब हम लोग समझेंगे, डरने की बात नहीं है, ग्राफ देख के डर मत जाइएगा। ये इसका ग्राफ बन गया। अब देखिए ग्राफ का मतलब ये क्या होता है मैं आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, ये इस फंक्शन का ग्राफ बन गया। ग्राफ का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है किसी भी x पे, ठीक है, किसी भी x एब्सीसा पे इंडिपेंडेंट वैल्यू, सपोज ये कोई x है, इस वैल्यू x पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ये है फंक्शन की वैल्यू जो मैं रेड पॉइंट से मार्क करूंगा। देखिए ये फंक्शन की वैल्यू है किस x पे, इस x पे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस x की बात करूं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट, ये वाला ऑर्डिनेट है फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास रेड पॉइंट से मार्क करता हूं मैं, ये वाला ऑर्डिनेट फंक्शन की वैल्यू। सिमिलरली इस x पे फंक्शन की वैल्यू ये है, इस x पे फंक्शन की वैल्यू ये है। तो ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, मतलब हर x पे फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है आपको। देखिए इस x पे फंक्शन की वैल्यू ये है, इस x पे फंक्शन की वैल्यू ये है, तो ये इसको मिलाते हुए ग्राफ चला गया, ये फंक्शन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, ये फंक्शन fx का ग्राफ है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं जिसमें x एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं और y एक्सिस पे हम उसको फंक्शन रखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा इस fx की जगह, इस fx की जगह हम लोग इसको y से भी तो डिनोट कर सकते हैं। अरे इस fx की जगह हम लोग इसको y से भी तो डिनोट कर सकते हैं। देखिए इसको अगर मैं y बोल दूं, ठीक है, तो इस टाइप का तो इक्वेशन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं क्या इसको। अरे y एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाता है। अरे y भी तो वेरिएबल है जो y एक्सिस में वेरी कर रहा है, तो इसको इस तरह से लिखने की बजाय मैं y से लिख देता हूं और बोल दूंगा x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू अचीव हो रही है, जैसे यहाँ पे फंक्शन की अचीव हो रही थी। तो y भी कुछ नहीं है, y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है क्या, अरे x पे डिपेंड कर रहा है ये जो y है ये x पे डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 6 है,
x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 12 है, x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू 20 है, राइट। तो इस फंक्शन को मैं एज अ y भी डिनोट कर सकता हूं कि बताओ इस फंक्शन को मैंने y बोल दिया, ठीक है। तो आज के बाद से यदि आप लोगों को कुछ ऐसा गिवन हो, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर आप लोग गिवन हो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो ये जो y है ना ये कुछ नहीं है, y इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, x का, क्योंकि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कुछ भी अचीव हो सकती है, और इसकी वैल्यू कुछ भी अचीव होने से y की वैल्यू अलग अलग अचीव होगी। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू साइन 0 होगी, x की वैल्यू 45 डिग्री रखोगे तो y की वैल्यू उस हिसाब से वेरी करेगी। समझ में आ रही बात? तो ये एक इंपॉर्टेंट है, y भी इसको फंक्शन ऑफ x है। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x, राइट। तो ये बात आप लोगों को समझनी है कि फंक्शन एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है कि इस टाइप के जो चीज होती है जिसमें एक्स स्क्वायर होता है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं, मतलब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है क्या, इसीलिए इस फंक्शन को मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलता हूं। एक एग्जांपल और देखते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं। अच्छा, उसका सेकंड पार्ट तो रह गया, अरे उसका सेकंड पार्ट रह गया, उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करें, वीडियो पॉज करें और सेकंड पार्ट को सॉल्व करें। ये है इसका सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, किस x की वैल्यू के लिए फंक्शन 0 हो रहा है। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 मत डाल दीजिएगा, यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि x इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है ना ये 0 किस वैल्यू के लिए हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू 0 किस x के लिए है, तो फंक्शन को 0 इक्वेट कर दूंगा। देखिए समझते हैं, बढ़िया समझते हैं। आपके पास एफ एक्स क्या था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 था क्या, मुझे बोल रहा है बताइए किस x के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो बस यहाँ पे मैं 0 इक्वेट कर दूंगा, 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो आप लोगों को पता है, ये एक इक्वेशन बन गई क्या। देखिए जब भी फंक्शन की वैल्यू आप किसी से इक्वेट कर देते हैं, आपने फंक्शन की वैल्यू किसी से इक्वेट कर दी क्या, तो ये बन जाती है इक्वेशन, ठीक है। फंक्शन और इक्वेशन में यही फर्क है, फंक्शन हर वैल्यू अचीव कर सकता है क्या, अरे फंक्शन देखिए हर वैल्यू अचीव कर सकता है, कोई भी वैल्यू, फंक्शन कोई भी वैल्यू अचीव कर सकता है, लेकिन जब आप इस फंक्शन को किसी एक वैल्यू से इक्वेट कर देते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 किस एक्स पे है, तो वो फंक्शन क्या बन जाता है, इक्वेशन। नाउ इट हैज बिकम एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है, क्योंकि आपने इस फंक्शन की वैल्यू किसी से इक्वेट कर दी है 0 के बराबर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका और इसका प्रोडक्ट का जो आपका मल्टीपल्स होंगे वो ये दोनों के सम के बराबर होने चाहिए, ये सब तो पढ़ते थे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आप लोगों को आती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स बाहर ले लिया, एक्स प्लस 2 प्लस 1 कॉमन आया, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू -2। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, मतलब x की वैल्यू -1 और -2 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है। अब इसको ग्राफ में समझते हैं, x की वैल्यू -1 और -2 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है। देखिए अभी तक फंक्शन की कुछ फाइनाइट वैल्यू थी क्या, देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 20, तो फंक्शन 0 कहाँ पे हो रहा है, x इज इक्वल्स टू -1 और -2 के लिए। तो ये फंक्शन देखो यहाँ से ऐसे जाएगा ये फंक्शन, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू -1 पे ये फंक्शन 0 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1, फिर ये यहां से उठ के ऊपर आएगा और x इज इक्वल्स टू -2 पे फिर से ये फंक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ मैं थोड़ा इधर बना देता हूं क्योंकि उधर स्पेस कम है अपने पास। तो सपोज करते हैं ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस थी और ये जो ग्राफ बना था वो ऐसा बना था, x इज इक्वल्स टू 0 पे 2, x इज इक्वल्स टू 1 पे 6, 2 पे 12, ऐसे ही तो बना था, 3 पे 20,
यही बना था फंक्शन का ग्राफ। तो मैंने बोला ये फंक्शन जैसे जैसे पीछे जाएगा तो x इज इक्वल्स टू -1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। अरे 0 हो गई, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो गई, देख लीजिए x इज इक्वल्स टू -1 पे। तो ये वैल्यू फंक्शन की 0 हुई है। और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, फिर से आप लोगों ने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सॉरी क्वाड्रेटिक फंक्शन पैराबोला बनता है क्या, तो ये पैराबोला बना दिया मैंने, ठीक है क्या। तो ये आपके पास एक पैराबोला बन गया है। और ये जो दूसरी वैल्यू है ये -2 है जो अभी हम लोग के पास निकल गई। तो x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू -2 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। ये बात बोली गई थी क्वेश्चन में कि आप लोगों को बता वैसी x वैल्यू निकालनी थी जिससे फंक्शन की वैल्यू आपके पास 0 हो जाए। तो फंक्शन की वैल्यू 0 का होने का मतलब x एक्सिस से इंटरसेक्शन है उसका, क्योंकि x एक्सिस पे जब इंटरसेक्ट करेगा तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा ना, और y कोऑर्डिनेट ही फंक्शन की वैल्यू बता रहा है क्या, ठीक है। यही फंक्शन की वैल्यू बता रहा है जब x एक्सिस से इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो आप लोगों को फंक्शन पता चल गया होगा कि फंक्शन होती क्या चीज है। फंक्शन मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे एक क्वांटिटी डिपेंड करती है, चाहे उसको आप y बोल लो, z बोल लो, t बोल लो, m बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगी। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग जाने से फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती जाएगी, राइट। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं और बोला एक gx फंक्शन है, फंक्शन को हमेशा f से लिखूंगा जरूरी थोड़ी है, g से भी लिख सकता हूं। gx फंक्शन इज इक्वल्स टू sin x। पहला पार्ट लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू π/4, x इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है, अब आप बड़े हो गए हैं, ठीक है, 11th क्लास में आ गए हैं। अब आप लोग जो एंगल है उनको रेडियंस के फॉर्म में लिखना सीखिए, ठीक है। ये सारे एंगल्स मैंने रेडियंस के फॉर्म में दिए हैं, ठीक है, रेडियंस की यूनिट में दिए, डिग्रीज में नहीं दिए। ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। रेडियंस के फॉर्म में आप लोग कैसे लिखते हैं एंगल्स को पता होना चाहिए आप लोगों को। देखिए 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है क्या, मतलब 1 डिग्री में π/180 रेडियन होगा क्या, मतलब आपके पास 45 डिग्री में या फिर किसी भी d डिग्री में, अगर मैं बात करूं, एक जनरल इक्वेशन ले रहा हूं, किसी भी d डिग्री में इसके पास π/180 इंटू डी होगा एंगल। ये रेडियंस में है क्या, रेडियंस का सिंबल ये होता है, हम लोग ऊपर में ऐसा C जैसा बनाते हैं, ठीक है, और डिग्री के लिए ऐसा O जैसा बनाते हैं क्या। तो ये आपके पास रेडियंस आ जाएगा किसी भी πd/180 डिग्री, ये आपके पास रेडियंस में आ जाएगा। तो d की वैल्यू 90 रख लीजिए यहाँ पे, तो कितना आ गया, कितना रेडियन आ जाएगा, एट d इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आपके पास निकल के आ जाएगा π/2। तो वही चीज मैंने लिखी है। d इज इक्वल्स टू 45 डिग्री आप रखेंगे तो π/4, d इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये 0 आ गया, राइट। तो यही चीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, ठीक है क्या। तो ये चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है, कि डिग्री से रेडियन में एंगल कैसे निकाला जाता है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और मैं इसको टाइम दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं अब इसको इरेज कर देता हूं। फायदा होता है कि वीडियो में पढ़ने का यही तो फायदा है, वीडियो पॉज करके जो लिखना है लिख लीजिए और फिर उसके बाद प्ले करके आगे की चीज चालू करिए। तो पहला पार्ट आप लोगों के लिए ये हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट में मैं क्या बोलूं, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए gx जो वैल्यू है वो 0 जाएगी और 1 जाएगी, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालना है सच दैट gx जो फंक्शन है, अरे फंक्शन जरूरी थोड़ी मैं fx से नोट करूंगा, कुछ भी बोल सकता हूं मैं, hx बोल सकता हूं, gx बोल सकता हूं। इसका मतलब क्या है, gx इज अ फंक्शन ऑफ x, gx इज अ फंक्शन ऑफ x, hx का मतलब hx इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर कोई इंसान ऐसा लिखता है gt, मतलब g इज अ फंक्शन ऑफ t, g इज अ फंक्शन ऑफ t, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे वो डिपेंड कर रहा है, राइट। तो अब आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट करिए, देखिए पहला पार्ट इसका कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका कैलकुलेट करें, x इज इक्वल टू 0 पे g की वैल्यू क्या जाएगी,
ठीक है। सॉल्यूशन, g of 0 is equals to sin of 0 which is 0। अरे साइन 0 0 होता है, 10th क्लास में पढ़ते हैं। g of पाई बाय 4 मतलब साइन ऑफ पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 कितना होता है 45 डिग्री क्या, तो साइन ऑफ पाई बाय 4 अभी बताया मैंने, इट इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2। g ऑफ पाई बाय 2 मतलब साइन ऑफ पाई बाय 2 मतलब साइन 90 डिग्री क्या, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या 0, पाई बाय 4 पे फंक्शन की वैल्यू क्या 1 बाय रूट 2, पाई बाय 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या 1। राइट, तो ये आप लोग के पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि किस वैल्यू ऑफ x के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 और 1, जी एक्स इसके बराबर है, जी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स क्या, हाँ, तो जी एक्स इज इक्वल्स टू 0 किस x पे आएगा, तो इसको मैं साइन x के बराबर कर देता हूं, और मुझे पता है x इज इक्वल्स टू 0 पे साइन x 0 होता है क्या। ठीक है, इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 11th क्लास में, तो आप लोगों को पता चलेगा सिर्फ 0 के लिए नहीं है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई सब के लिए साइन एक्स जो है वो 0 होता है। इसको आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, कोई डरने की बात नहीं। पाई मतलब 180 डिग्री, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 3 पाई मतलब 540 डिग्री, इन सब पे साइन की वैल्यू 0 होती है। साइन का एक्चुअली साइकिल चलता है 2 पाई, आपके पास उसका रिकरेंस इंटरवल का 2 पाई पीरियड का साइन का साइकिल चलता है। ये सब बात पढ़ेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है क्या, ठीक है, तो 0 की वैल्यू के लिए तो मुझे पता चल गया साइन एक्स की वैल्यू ये सारी होंगी एक्स की वैल्यू, इन एक्स की वैल्यू के लिए साइन एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है। दूसरा, हम लोग को पूछा है जी एक्स इज इक्वल्स टू 1 किस साइन एक्स पे होगा, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 कर दूंगा, कर दूंगा। तो मुझे पता है अभी तक x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए होता है, मतलब रेडियन फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 के लिए ये होगा। ठीक है, और फिर आप लोग आगे पढ़ेंगे कि सिंस इसके पास 2 पाई का पीरियड होता है, मतलब 2 पाई के बाद ये फंक्शन जो है रिपीट करने लग जाता है, तो ये होगा 2 पाई प्लस पाई बाय 2, 4 पाई प्लस पाई बाय 2, 6 पाई प्लस पाई बाय 2। इन सारी वैल्यूज के लिए साइन एक्स की वैल्यू 1 होती जाएगी। ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू, ये सब आप पढ़ेंगे। अभी तो आप पाई बाय 2 समझिए, पाई बाय 2 के लिए साइन एक्स की वैल्यू 1 होती है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शंस का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। फंक्शंस की एक बेसिक नॉलेज की आप लोगों को जरूरत थी, मैंने बस एक आपको बेसिक नॉलेज दी है कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इस तरह से फिजिक्स में आप लोग को बहुत सारे फंक्शन से डील करना पड़ेगा। कभी कभी आप लोग को दे देगा कि किसी भी एक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी हो रही है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट इज वेरिंग एज टी स्क्वायर प्लस 1। एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को आप बताइए, और पूछ दिया कि बताइए इस पार्टिकल की वेलोसिटी 5 सेकंड पे कितनी है, तो आप टी की जगह 5 रख देंगे और 5 स्क्वायर प्लस 1 26 मीटर पर सेकंड बोल देंगे। ठीक है क्या, कभी पूछ दिया बताइए किस टाइम पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, क्या बोला, किस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, ऐसा भी पूछ दिया कभी, तो आप क्या करेंगे, vt को 2 के बराबर कर देंगे, मतलब टी स्क्वायर प्लस 1। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो आप बोलेंगे देखिए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया, मतलब टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड के लिए, टी इज इक्वल्स टू एक्चुअली तो प्लस माइनस 1 आएगा, टाइम नेगेटिव में थोड़ी भागता है, पीछे भागता है क्या, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते, तो टी इज इक्वल्स टू प्लस 1 सेकेंड के लिए ही ये इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के बराबर है। राइट, तो समझ में आ गया होगा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शन कि फंक्शन क्या चीज होती है, बस इतना ही समझना था। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन की कुछ कंसेप्ट हम लोग सीख लेते हैं, बहुत ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, ये सब बातें नहीं पढ़ाई जाती, अरे कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी, मैं आप लोगों को एक क्वालिटी लेक्चर डिलीवर करना चाहता हूं, इसलिए ये सब बातें बता रहा हूं। जल्दी से हम लोग स्ट्रेट लाइन और उसकी एक इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन और उसकी इक्वेशन क्या होती है। तो हेडिंग डालेंगे स्ट्रेट लाइन, हेडिंग डालेंगे स्ट्रेट लाइंस। ठीक है क्या, राइट, तो आप लोगों को पता है स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन, अरे जो सीधी जाती है कहीं नहीं मुड़ती,
देखिए स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, ये स्ट्रेट लाइन है क्या? अरे स्ट्रेट नहीं है। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन है क्या? ये भी नहीं है। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन है क्या? हाँ ये स्ट्रेट लाइन है, समझे बच्चों? ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी जा रही है, कोई कर्व नहीं है उसमें। देखिए इसमें यहाँ पे कर्व आ गया क्या? ये कर्व आ गया क्या? ये कर्व आ गया क्या? यहाँ पे इसमें ये कर्व आ गया क्या? तो उसमें कोई कर्व नहीं, सीधी लाइन। अरे सीधी लाइन, सीधा रास्ता पसंद आता है ना गाड़ी चलाने के लिए, तो वैसा ही सीधा रास्ता, मोड़ नहीं होना चाहिए उसमें, ऐसा ऐसा मोड़ नहीं होना चाहिए, स्पीड स्लो करनी पड़ जाती है। सीधा रास्ता में घूमते रहिए, मजा आएगा, 100 की स्पीड में चलिए। फिर एक्सीडेंट भी हो जाता है, सर्वर फूट जाता है, सर्वर फूट जाता है उसके बाद। तो हम लोग अपना सर नहीं फोड़ना चाहते, हम लोग सीधा चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, बढ़िया से धीरे धीरे कंसेप्ट को भी समझेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन, और इसकी इक्वेशन क्या होती है उस चीज को समझते हैं, उसकी सारी डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। एवरी स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो y होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है। पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डरने की बात नहीं, अभी लिखते जाइए। ये जो y होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, जो आपका ये होता है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगेन मैं बोलूंगा क्या, y इज अ फंक्शन ऑफ x, स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है? अरे डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड कर रहा है ये? डिपेंड्स ऑन x। y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। और वेरिएबल क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू अलग अलग है। x की वैल्यू अलग अलग होगी तो y की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो इसीलिए y कोऑर्डिनेट जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। बट y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। y भी एक फंक्शन है, किसका फंक्शन? x का फंक्शन। x क्या है? अगेन इट इज एन x कोऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है, तो कुछ भी अचीव कर सकता है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, कुछ भी अचीव कर सकता है ये, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। m एंड c आर कांस्टेंट, m एंड c आर कांस्टेंट्स, ये हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिए आप लोग, वीडियो पॉज करिए, ये बात लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, m और c जो है वो कांस्टेंट है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y एक फंक्शन है x का, क्योंकि आप देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा हूं, एम एक्स प्लस सी लिखा हूं मैं, y इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने पढ़ ली स्ट्रेट लाइंस की। ये ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है, इसको आप लोग लिखिए पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब देखिए m और c कांस्टेंट है, m को मैं स्लोप बोलता हूं, सब समझेंगे हम लोग m स्लोप कैसे हुआ। m को मैं स्लोप बोलता हूं, यहां नहीं लिखता मैं, क्योंकि यहां पे मुझे अभी और भी कुछ करनी है चीजें। m को मैं स्लोप बोलता हूं, क्यों स्लोप बोलता हूं हम लोग अभी पढ़ेंगे। c जो है उसको इंटरसेप्ट बोला जाता है, ये सब लिख लीजिए आप। c जो है वो इंटरसेप्ट बोला जाता है, ये क्या होता है सब पढ़ेंगे हम, राइट? ये सब चीजें क्या होती हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है क्या? तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन की एक जनरलाइज इक्वेशन लिखी, अब ये सब चीज मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग पॉज करके ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। ठीक है, एम स्लोप होता है, सी इंटरसेप्ट होता है, एम एंड सी आर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब किसी एक लाइन के लिए चेंज नहीं होते, अरे चेंज नहीं होंगे, जैसे एक्स चेंज होता जाता है ना, 1 2 3 4 कुछ भी अचीव कर सकता है एक्स, पर एम और सी किसी एक लाइन के लिए फिक्स रहेंगे, वो चेंज नहीं होते। वाई भी कोऑर्डिनेट है, चेंज होता जाता है। ये सब भी चीज हम लोग अच्छे समझेंगे अभी, ये सब आप लोगों को नोट करा रहा हूँ। सब नोट कर लिया हम लोगों ने, हम लोग चैंपियन बन चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे चीजों को, समझेंगे भाई। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि ये क्या होती हैं चीजें। ठीक है, देखने से तो पता चल गया स्ट्रेट लाइन है, मैथमेटिक्स में भी तो समझ में आनी चाहिए। देखिए y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब स्ट्रेट लाइन को मैं एक फंक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूं, जिसका y कोऑर्डिनेट हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो y कोऑर्डिनेट ये पॉइंट है, ये लेंथ है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये पॉइंट इसका x कोऑर्डिनेट है, ये इसका x कोऑर्डिनेट है। मतलब इसके पास अगर ये x1 है तो यहाँ पे ये पॉइंट y1 है, अगर इसके पास ये पॉइंट x2 है तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आपके पास y2 है। ठीक है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे ये x2, इस पॉइंट पे x1 पे y1, x2 पे y2। अब हम लोग एक बात देखते हैं। ठीक है, एक बात देखते हैं,
वो क्या बात देखते हैं, हम लोगों ने डिफाइन किया है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और y एक फंक्शन है जो x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब x1 पे y की वैल्यू y1 है, क्या बोल रहा हूं मैं, x को x1 डालता हूं, इसे x को मैं x1 डालूंगा तो y की वैल्यू y1 मिलेगी। तो एट x इज इक्वल्स टू x1 मेरे पास इक्वेशन क्या बनती है, y1, y की वैल्यू y1 मिल रही है, mx1 प्लस सी, ये तो इक्वेशन बनी, x को x1 डाला, y को y1 डाला। m और c तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होते स्ट्रेट लाइन के लिए। फॉर अ स्ट्रेट लाइन m एंड c आर कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं y को x को x2 डालता हूं, तो एट x इज इक्वल्स टू x2 मैं ऐसे लिख दूं y2 इज इक्वल्स टू m x2 प्लस c। अरे लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मुझे m की वैल्यू अगर निकालनी है तो देखो मैं क्या करता हूं, m की वैल्यू निकालने के लिए इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं, 2 माइनस 1 कर देता हूं, मतलब 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ये बन जाएगा y2 माइनस y1, m कॉमन में x2 माइनस x1, c तो कट जाएगा, c तो कांस्टेंट है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x। अब समझते हैं m क्या होता है, अब समझ में आएगा m क्या होता है। m की वैल्यू क्या आई, उस इक्वेशन में या फिर इस फंक्शन में, जो स्ट्रेट लाइन का फंक्शन मैंने बोला था y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में कोई भी दो पॉइंट लीजिए x1 कॉमा y1, ये पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट में, अरे इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, y कोऑर्डिनेट y1 है, तो इसको मैं x1 कॉमा y1 पॉइंट बोल दूं क्या, इसको x2 कॉमा y2 पॉइंट बोल दूं क्या, अरे बोल सकता हूं। कोई भी दो पॉइंट लीजिए और m की वैल्यू हो जाती है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, किसी भी दो पॉइंट लीजिए, अरे कोई भी दो पॉइंट लीजिए, 1,2 है मान लो, ये 2,3 है, तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 करेंगे तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसका समझते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, m को स्लोप क्यों बोला जाता है, मैंने आप लोग को बताया है, m को क्या बोला जाता है, स्लोप। तो स्लोप क्यों बोला जाता है देखते हैं। देखिए y2 माइनस y1 क्या होता है, ये पूरा का पूरा लेंथ y2 है क्या, ये लेंथ y2 है, ये लेंथ देखो बच्चों क्या है, ये y1 है ना। तो y2 माइनस y1 ये लेंथ हो गई क्या, सिर्फ और सिर्फ इतनी लेंथ, देखो y2 से y1 घटा दो, सिर्फ और सिर्फ इतनी लेंथ हो गई क्या, ये वाली लेंथ, तो ये लेंथ आ गई आपके पास y2 माइनस y1, ये लेंथ आ गई आपके पास। अब x2 लेंथ कितनी है, यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट तक x2 लेंथ है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक x1 लेंथ है, तो x2 माइनस x1 ये लेंथ हो जाएगी क्या, x2 माइनस x1 ये लेंथ। अब देखिए y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 क्या हुआ, ये x कोऑर्डिनेट के पैरेलल है कि x एक्सिस के, और ये y एक्सिस के पैरेलल, अरे है ही ना, अरे ये y कोऑर्डिनेट था तो y ऑर्डिनेट तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, और y2 माइनस y1 इज अलोंग y एक्सिस, x2 माइनस x1 इज अलोंग x एक्सिस, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा क्या, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा एक राइट ट्रायंगल बनाएगी y2 माइनस y1 में और x2 माइनस x1 में। तो ये एंगल को अगर मैं थीटा बोलूं, इस एंगल को मैं थीटा बोलूं, तो m को देखिए मैं tan थीटा लिख सकता हूं क्या, अरे लिख सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल्स टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ क्या, और दिस लेंथ तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 है, और वही तो m आया था। कहने का मतलब आसानी सा ये है कि किसी भी दो पॉइंट को ले लीजिए, सपोज करते हैं मैं x3 और इस पॉइंट को x4 बोलता हूं, x4, तो ये पॉइंट हो जाएगा y3 कॉमा, और ये पॉइंट हो जाएगा y4, ठीक है। तो ये जो लेंथ हो जाएगी x4 माइनस x3 हो जाएगी, और ये जो लेंथ हो जाएगी y4 माइनस y3 हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखिए फिर से वही चीज जाएगी, ये जो थीटा है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन गया क्या, इस स्ट्रेट लाइन में, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल लाइंस हो गई, ये कॉमन लाइन है, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बन गया, मतलब ये दोनों एंगल थीटा रहेंगे, मतलब इस ट्रायंगल में भी tan थीटा वही आएगा y4 माइनस y3 बाय x4 माइनस x3, मतलब ये भी स्लोप होगा। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का m को स्लोप बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है दैट बिकॉज इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, एंड दैट थीटा
ठीक है, ये एक्स एक्सिस से तो एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस से भी उतना ही एंगल बनाएगा। तो इसको स्लोप इसीलिए बोला जाता है, राइट, इसको स्लोप इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये इस लाइन का इंक्लिनेशन दिखाता है एक्स एक्सिस से। स्लोप मतलब आप लोग को पता है ना, जब बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई होती है, जब आप पहाड़ में चढ़ते हैं खड़ी चढ़ाई को स्टीप स्लोप बोलते हैं क्या, क्योंकि उसका एंगल बहुत ज्यादा हाई रहता है क्या, अगर ये ग्राउंड है मान लेते हैं, तो खड़ी चढ़ाई मतलब ऐसी चढ़ाई बोलते हैं क्या, बहुत स्टीप स्लोप। और अगर ये कम होता तो इसको हम लोग कम स्टीप स्लोप बोलते, थोड़ा झुका हुआ स्लोप बोलते, जिसमें आसानी से इंसान चढ़ जाता है ऊपर। और कम होता तो ये और चढ़ जाता है, तो एंगल छोटा होता जा रहा है क्या, थीटा। इसीलिए इस लाइन का इस थीटा, टैन थीटा जो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 आता है, जिसकी वैल्यू m के बराबर है, उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं, राइट, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ एक्स एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ m इज टैन थीटा। वैल्यू ऑफ m क्या है, m की वैल्यू एक्चुअल में tan थीटा के बराबर होती है, एंड थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ x एक्सिस measuring along anti-clockwise from x एक्सिस। ठीक है, बहुत लोगों को डाउट होता है कि अरे मान लो ये कोई लाइन है, ये लाइन है, तो ये भी तो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, देखो ये एंगल भी तो बन रहा है एक्स एक्सिस से, तो हम लोग कौन सा एंगल बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो मेजर होगा ये एंगल, एक्स एक्सिस से चालू करते हुए एंटी क्लॉकवाइज, इस एंगल को थीटा बोलेंगे हम लोग। किस एंगल को थीटा बोलेंगे, एक्स एक्सिस से चालू होता हुआ जो है उस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल जाएगा हम लोग उसको थीटा बोलेंगे, राइट। ठीक है, तो ये थीटा की डेफिनेशन आप लोग नोट कर लेंगे। Inclination of the line with x-axis measuring along anti-clockwise sense from x-axis। x-axis से चालू करते हुए, x-axis से चालू करते हुए उस लाइन की ओर एक थीटा एंगल बनेगा, उसी को हम लोग उसका इंक्लिनेशन मतलब थीटा बोलते हैं। ठीक है क्या, तो ये बात भी हम लोगों की हो गई। हम लोगों ने m की वैल्यू निकाल ली। m की वैल्यू एक्चुअल में, इसको मैं डेल्टा y बाय डेल्टा x भी बोलता हूँ। कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, आप इस लाइन में कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए और फिर उसको डेल्टा y बाय डेल्टा x कर दीजिए, डेल्टा y बाय डेल्टा x कर दीजिए, वो tan थीटा देगा और वही स्लोप के बराबर होगा, राइट। इट विल ऑलवेज फॉर्म अ राइट ट्रायंगल, ध्यान रखिए, इट इज ऑलवेज फॉर्म अ राइट ट्रायंगल, every line will form a right triangle with delta y and delta x। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x आपको tan थीटा दे देगा और वही स्लोप होगा। ठीक है क्या, तो बस यही बात आप लोगों को समझनी थी। अब इसमें एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। देखिए एक एग्जांपल लिखिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन y 2y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, आप लोगों को फाइंड करना है स्लोप, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो जो m होता है वही स्लोप होता है। ठीक है, फाइंड द इंटरसेप्ट, लाइन का इंटरसेप्ट भी निकालो। इंटरसेप्ट क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में c की वैल्यू, तो उस इक्वेशन में मैंने आप लोगों को c नहीं बताया था, इस एग्जांपल से आप लोग क्लियर हो जाएगा कि c क्या था। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, वीडियो पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे और फिर आप इसको जो मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो मैं तो अभी तुरंत सॉल्यूशन बता रहा हूं, देखते हैं। 2y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 गिवन है। ठीक है, मुझे तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में अगर मैं लिख दूं तो m को मैं स्लोप बोलता हूं और c को मैं इंटरसेप्ट बोलता हूं। तो इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखने के लिए मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं पूरी की पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2y बाय 2 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। अगर पूरी, अरे कर सकता हूं ना, अरे कर सकता हूं, जैसे आपके पास 3 इज इक्वल्स टू 3 है
पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3/2 इज इक्वल टू 3/2 ही रहेगा, तो वो तो सेम ही रहेगा, इक्वेशन चेंज होगी क्या? तो कोई भी इक्वालिटी साइन की ओर अगर LHS और RHS है तो उसमें आप सेम प्रोडक्ट से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, राइट? तो आप यहां से देखिए जो इक्वेशन बन के आएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 3x/2 + 2, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब बस ये इक्वेशन इससे कंपेयर हो गई क्या? तो मैं यहां से बोलूंगा m इज इक्वल टू 3/2 एंड c इज इक्वल टू 2, ठीक है? m इज इक्वल टू 3/2 एंड c इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3/2 एंड c इज इक्वल टू। अब c का सिग्निफिकेंस समझते हैं इसी इक्वेशन में c का सिग्निफिकेंस समझते हैं। ये जो इक्वेशन थी ना हमारे पास, ये देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है? तो c क्या होगा? c को समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका जो मैं आप लोगों को बताता हूं, c इंटरसेप्ट जो होता है ना वो क्या होता है, इसको y इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है? जब आपके पास एट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू c हो जाएगी क्या ऑटोमेटिकली? मतलब इंटरसेप्ट जो ये c है वो y कोऑर्डिनेट है जो अचीव करेगा ये स्ट्रेट लाइन जब x इज इक्वल टू 0 होगी। मतलब अगर स्ट्रेट लाइन को मैं आगे एक्सटेंड करूं, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पे जो y कोऑर्डिनेट अचीव हो रहा होगा, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट, यही तो x इज इक्वल टू 0 पे अचीव होगा, x इज इक्वल टू 0 ये है क्या? तो ये लाइन जो y कोऑर्डिनेट अचीव कर रही होगी, मतलब ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे, वही उसका c होगा, वही इसका c होगा, ठीक है? तो यहां पे c नेगेटिव आएगा क्या? यहां पे c नेगेटिव आएगा इस लाइन के केस में, राइट? तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू c होता है, मतलब c को आप लोग लिख लीजिए, इट इज अ y इंटरसेप्ट, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। इंटरसेप्ट मतलब इट इज अ कोऑर्डिनेट ऑन द y एक्सिस, इट इज द कोऑर्डिनेट ऑन द y एक्सिस, तो y इंटरसेप्ट बोल दूंगा मैं, ठीक है? या फिर ऐसा बोल सकता हूं इट इज अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, ये y एक्सिस में पॉइंट होता है तो y इंटरसेप्ट लिख सकता हूं इसको मैं, ठीक है? when x is equals to 0, it is a point on the y axis, it is a point on the y axis। तो यहां पे देखिए इस एग्जाम्पल में मेरे पास जो वैल्यू आई इसकी c इज इक्वल टू 2, ठीक है? स्ट्रेट लाइन बहुत बड़ा टॉपिक है, 11th क्लास में सिर्फ 6 या 7 लेक्चर, इनफैक्ट इवन 8-10 लेक्चर स्ट्रेट लाइन पढ़ाने में लग जाते हैं। मुझे आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज देनी थी, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बताई है। वैसे इसको पढ़ाने में पूरा का पूरा, ठीक है, 8 से 10 लेक्चर जाता है स्ट्रेट लाइंस को पढ़ाने में, राइट? तो यहां से देखिए ये c इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, ये y इंटरसेप्ट होता है क्या, मतलब इट इज अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, तो c की वैल्यू 2 आई है, तो c की वैल्यू 2 मतलब यहां पे होगा ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन में ही होगा क्या? तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूं मैं ऐसे, पर स्ट्रेट लाइन तो यहां से मैं बहुत सारी बना सकता हूं क्या? देखिए इस पॉइंट से पास होती है, कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं? बहुत सारी स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं। तो मुझे इस एक स्ट्रेट लाइन फिक्स करने के लिए मुझे क्या चाहिए? इसका स्लोप चाहिए एक्स एक्सिस से। तो अगर मुझे एक पॉइंट और एक स्लोप मिल जाए तो लाइन फिक्स हो जाएगी क्या? ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे एक पॉइंट और एक स्लोप मिल जाए, अगर मुझे एक पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है क्या? अरे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखिए अलग अलग स्लोप की लाइन पास हो गई, ये एक लाइन पास हो गई, ये एक लाइन पास हो गई, ये एक लाइन पास हो गई, तो अलग अलग स्लोप की लाइन पास हो सकती है किसी पॉइंट से, ठीक है? तो मुझे एक लाइन को फिक्स करने के लिए क्या चाहिए? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में देखिए मुझे एक लाइन को फिक्स करने के लिए क्या चाहिए? एक स्लोप फिक्स चाहिए और एक इंटरसेप्ट फिक्स चाहिए, ठीक है? इस पॉइंट को आप फिक्स जब कर दिए, इस पॉइंट को अगर आप फिक्स कर दिए तो आप स्ट्रेट लाइन फिक्स नहीं कर पाए, तो आपको उसका स्लोप भी फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं यहां से एक स्लोप ये ले लेता हूं, ये स्लोप की अगर एक लाइन बोलूं तो फिर ये लाइन फिक्स हो जाएगी, ठीक है? मुझे एक स्लोप पता चल गया कि इंक्लिनेशन 45 डिग्री पे है एक्स एक्सिस से, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखिए किसी भी एक लाइन को फिक्स करने के लिए हमें एक पॉइंट और एक स्लोप की जरूरत होती है, एक पॉइंट
और एक स्लोप की जरूरत होती है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c एक पॉइंट की तरह काम करता है x इज इक्वल टू 0 पे। ये पॉइंट c है, c जो है वो एक पॉइंट की तरह काम करता है, लेकिन फिर भी इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती है। मैंने जैसे अभी आपको इस एग्जांपल में बताया, इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं। और फिर m क्या करेगा, m उसका स्लोप फिक्स कर देगा और बोलेगा कि ये सर्टेन इंक्लिनेशन थीटा की लाइन है। तो अब एक लाइन फिक्स हो गई। ठीक है, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन फिक्स करने के लिए हमेशा दो वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। एक तो उसका स्लोप मतलब इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस और किस पॉइंट पे। ठीक है, अगर कोई बोल दे कि मैं स्लोप ही फिक्स कर दिया, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे है एक्स एक्सिस से, तो लाइन फिक्स हो जाती है। क्या लाइन फिक्स हो जाएगी, देखिए, अगर एक्स एक्सिस से थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे मैं बहुत सारी लाइन बना सकता हूँ क्या, पैरेलल लाइंस, जिनका सब का इंक्लिनेशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अरे है, देख लीजिए, ये सारी लाइंस का थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। मतलब आपने tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, m की वैल्यू तो आपने 1 फिक्स कर दी है, m की वैल्यू 1 फिक्स कर दी, लेकिन आपके पास स्ट्रेट लाइन फिक्स नहीं हुई है। तो स्ट्रेट लाइन फिक्स करने के लिए फिर से आप बोलना पड़ेगा कि देखिए ऐसी लाइन बनाओ जिसका c जो है वो -2 हो, 0, -2 हो, मतलब इंटरसेप्ट की वैल्यू -2 हो और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो। तो मैं इस पॉइंट से पास होती हुई बोल दूंगा देखो यही तो लाइन है बस। अरे मैं बोलूंगा यही लाइन है वो, क्योंकि यही एक लाइन है जो इस पॉइंट से भी पास होगी और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगी। तो आई होप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का कंसेप्ट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का कंसेप्ट आप लोग क्लियर हो गया होगा किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के लिए। ठीक है, c y इंटरसेप्ट होता है, मतलब इट इज अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द स्लोप, मतलब इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। ठीक है क्या? तो किसी भी एक लाइन को फिक्स करने के लिए मुझे दो कंडीशंस की जरूरत होती है, एंड द कंडीशंस इज, ठीक है, एक स्लोप और एक उसका एक पॉइंट। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस भी होती हैं, मैं तो अभी बस आप लोगों को स्लोप और पॉइंट के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, राइट। तो बस ये बात फिक्स हो गई। तो यहां से आप लोग इस बात को समझिए, जो ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि उसका जो स्लोप है, हमेशा किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम लोग उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और जो x एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा, x एक्सिस का कोफिशिएंट होगा, वो हम लोग बोल देंगे स्लोप होगा। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट टर्म बचेगी इसको हम लोग बोल देंगे इंटरसेप्ट होगी। अब देखिए, इसको मैं बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा बोलूं, इस लाइन को y इज इक्वल टू 3/2x प्लस सी, तो मैं अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बना ली। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है, 2 है क्या, मतलब c की वैल्यू यहाँ पे होगी 0,2। तो इस पॉइंट से लाइन पास हो रही होगी, इस पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन पास हो सकती है अलग अलग स्लोप की, मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो मेरी लाइन कौन सी होगी, मेरी लाइन वो होगी, मैं रेड लाइन से इंडिकेट करता हूँ, जिसका स्लोप मतलब जिसका tan थीटा 3/2 होगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2, ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर tan थीटा 3/2 है तो थीटा को मैं tan इनवर्स 3/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए, मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल यहां से एक लाइन बनाऊंगा और बोलूंगा कि ऐसी लाइन जिसका थीटा tan इनवर्स 3/2 होगा, या फिर जिसका tan थीटा, ये थीटा है, तो ऐसी लाइन जिसका tan थीटा 3/2 होगा, वही लाइन है ये वाली। समझ में आ रही बात? तो बहुत आसानी से आप लोग लाइन बना सकते हैं, यही लाइन वो बन जाएगी, ये लाइन वो बन जाएगी, बस ये लाइन। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप लोग लाइन बना सकते हैं, बस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दीजिए, जहां पे ये स्लोप होगा। अच्छा, एक बात बताइए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ड्रॉ द लाइन, लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ द लाइन फॉर y इज इक्वल टू -2x प्लस 3, y इज इक्वल टू -2x प्लस 3। इस लाइन को आपको ड्रॉ करना है और एनालाइज करना है, एंड एनालाइज। अब हम लोग को पता है कि ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में तो लिखी हुई है। ठीक है, तो m की वैल्यू -2 है क्या, और जो y इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू 3 है। मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं, अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं, तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में मेरे पास जो मेरे पास
इंटरसेप्ट होगा y इंटरसेप्ट वो 0,3 है, मतलब ये लेंथ आपके पास 3 है, 0,3, तो इस पॉइंट से पास हो रही है लाइन। पर मुझे तो पता है इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, तो वो कौन सी लाइन होगी जिसका tan थीटा, मतलब थीटा एंगल पे वो लाइन होगी एक्स एक्सिस से, जिसका tan थीटा -2 हो रहा होगा। तो मेरे को तो पता है 0 पे tan थीटा, 0 डिग्री पे 0 होता है tan थीटा, और 90 डिग्री पे tan थीटा इनफाइनाइट होता है, मतलब नॉट डिफाइन होता है। तो इस टर्म में तो पूरा पॉजिटिव ही रहता है, तो tan थीटा किस थीटा पे माइनस जाएगा। तो आप लोगों को एक बात समझनी होगी ट्रिग्नोमेट्री में कि थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री से बड़ी होती है तो tan जो है वो नेगेटिव हो जाता है। tan क्या हो जाता है? नेगेटिव। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में tan नेगेटिव हो जाता है, मतलब ये लाइन, ठीक है, अगर ये लाइन सीधी बनती यहां से ऐसे y एक्सिस की तरफ तो 90 डिग्री एंगल बनाती क्या, तो मुझे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी करनी पड़ेगी, तो ये लाइन जो है वो इधर चले जाएगी, ऐसे इस टाइप से कुछ लाइन बनेगी, इस टाइप से, जिसका एंगल जो है थीटा, मैंने क्या बोला था, एक्स एक्सिस से मेजर करता वो बनेगा क्या, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन समझ लेते हैं, मेजरिंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये देखिए एंगल थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज हो गया है, मतलब इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब tan थीटा नेगेटिव हो चुका होगा। अगर tan थीटा नेगेटिव हो गया होगा तो यहाँ कहीं पे ये -2 अचीव कर चुका होगा, तो ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि उस लाइन का जो एंगल बन रहा होगा एक्स एक्सिस से वो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो इस टाइप की लाइंस जो बनेंगी, इस टाइप की लाइंस एक्स एक्सिस से, ठीक है, एक्स एक्सिस से जो स्लोप वाली पॉजिटिव स्लोप की लाइन क्या होंगी, एक्यूट एंगल बना रही होंगी, और नेगेटिव स्लोप की लाइन जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही होंगी, ठीक है। तो सपोज करते हैं ये एक्स वाई एक्सिस है, तो आप लोग यहाँ पे अगर ये लाइन की मैं बात करूं, इस लाइन की अगर मैं बात करूं, इस लाइन की अगर मैं बात करूं, ये सब के सब पॉजिटिव स्लोप्स की लाइन है। क्यों है पॉजिटिव स्लोप की लाइन, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस से एंगल θ1 θ2 θ3 बना रही है, इन सब का tan θ1 tan θ2 tan θ3 सब जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 है, सब के सब पॉजिटिव हैं, तो इसी को पॉजिटिव स्लोप की लाइन बोला जाता है। अगर अगर इनका एंगल ऐसा कुछ बना, ये लाइन, ये सब का सब ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है क्या, देख लीजिए आप, एक्स एक्सिस से मेजरिंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, θ4 θ5 θ6, तो tan θ4 tan θ5 tan θ6 लेस देन 0 है, इक्वल टू नहीं, लेस देन 0, क्योंकि थीटा को 0 होना पड़ेगा इक्वल टू 0 होने के लिए, तो ये लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 हो गए tan θ4 θ5 θ6, तो इनको नेगेटिव स्लोप्स की लाइन बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, नेगेटिव स्लोप्स की लाइन। ये बात भी आप लोग लिख लीजिए, पॉजिटिव स्लोप की लाइन, नेगेटिव स्लोप की लाइन क्या क्या होती है। पॉजिटिव स्लोप की लाइन मतलब एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल, नेगेटिव स्लोप की लाइन क्योंकि एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल, और नेगेटिव स्लोप क्यों हुआ, क्योंकि जो स्लोप होता है वो tan थीटा होता है, और थीटा अगर ऑब्ट्यूज हुआ तो tan थीटा नेगेटिव हो जाता है, इसलिए वो नेगेटिव स्लोप की लाइन, राइट। तो ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो स्ट्रेट लाइंस की जो छोटे मोटे कंसेप्ट की बात मैंने आप लोगों को बताई, स्लोप की, वाई इंटरसेप्ट की, यही बस छोटा मोटा काम आएगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा फिजिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भी 20-25 मिनट में आप लोगों को स्ट्रेट लाइन समझाया है, मैंने बहुत मेहनत करके समझाया है, और मैंने लगभग सारी चीजें क्लियर कर दी हैं आप लोगों के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम नहीं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोग ये सारी स्ट्रेट लाइन जो है 11th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 7-8 लेक्चर्स लगते हैं स्ट्रेट लाइंस के लिए। एक मोटा मोटी जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो आप लोगों को समझना जरूरी था वो मैंने आप लोगों को समझाया, एक एग्जाम्पल से मैंने आप लोगों को स्लोप निकालना भी सिखाया, ठीक है, और नेगेटिव स्लोप के बारे में समझाया, y इंटरसेप्ट के बारे में समझाया, स्लोप tan थीटा क्यों होता है इस बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। सो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है, एंड प्लीज like this video if you are finding it is as a helpful video, right? So that's all for this, thank you.